वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम योर 10th चैप्टर ऑफ क्लास 11 हिस्ट्री बुक दैट इज डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस कर लिया था। सो आज के इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करना है। बट बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 13 इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है देन फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज मेंट बाय द गोल्ड रश, यानी कि गोल्ड रश से आप क्या समझते हैं, एंड हाउ डिड द गोल्ड रश कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ रेलवे लाइंस, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि गोल्ड रश ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है नॉर्थ अमेरिका में जो रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा था, जो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा था, इन सारे डेवलपमेंट में किस तरीके से गोल्ड रश ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। सो द आंसर इज The Europeans always hoped that there was gold in North America। यानी कि जो यूरोपियंस थे, जो यूरोप में रहने वाले लोग थे, वे लोग हमेशा से ये आशा करते थे कि नॉर्थ अमेरिका में हमें गोल्ड मिलेगा। So traces of golds were found in the 1840s at California in the USA। So finally यूरोपियंस को 1840s में कैलिफोर्निया में गोल्ड के ट्रेसेस मिलते हैं, यानी कि गोल्ड के सबूत मिलते हैं, एंड कैलिफोर्निया यूएसए का ही एक स्टेट है। सो कॉन्सिक्वेंटली थाउजेंड्स ऑफ एगर यूरोपियंस वेंट ओवर टू अमेरिका टू मेक अ क्विक फॉर्च्यून। यानी कि जब लोगों को पता चला कि नॉर्थ अमेरिका में हमें गोल्ड के ट्रेसेस मिले हैं, सो बहुत सारे यूरोपियंस जो थे वे लोग नॉर्थ अमेरिका पहुंच जाते हैं टू मेक अ क्विक फॉर्च्यून, यानी कि अपना भविष्य को सुधारने के लिए, अपने किस्मत को बदलने के लिए। दिस मेड रेस फॉर गोल्ड इज कॉल्ड द गोल्ड रश। सो बेसिकली यूरोपियंस का ये जो भागा दौड़ी था नॉर्थ अमेरिका में गोल्ड को पाने के लिए, सो इसी को गोल्ड रश कहा जाता है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गोल्ड रश ने किस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया है नॉर्थ अमेरिका के डेवलपमेंट में, अब हम उसका आंसर को देखते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द गोल्ड रश एंड द बिल्डिंग ऑफ रेलवे लाइंस। यानी कि गोल्ड रश की वजह से किस तरीके से नॉर्थ अमेरिका में रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन होता है। सो द गोल्ड रश कंट्रीब्यूटेड टू द बिल्डिंग ऑफ रेलवे लाइंस अक्रॉस द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यानी कि गोल्ड रश की वजह से नॉर्थ अमेरिका, ये जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट के हर एक पार्ट्स में रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट किया गया। सो आखिर नॉर्थ अमेरिका में रेलवे लाइंस को क्यों कंस्ट्रक्ट किया गया? सो बेसिकली जब यूरोपियंस नॉर्थ अमेरिका आ रहे थे गोल्ड के तलाश में, सो उस टाइम में नॉर्थ अमेरिका में ट्रांसपोर्टेशन को और ज़्यादा ईजियर बनाने के लिए रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया, एंड जब रेलवेज इंट्रोड्यूस किया गया सो रेलवे लाइंस के थ्रू ही चलेगा। सो इसीलिए पूरा कॉन्टिनेंट में रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट किया गया। सो बाय 1870 सेंचुरी द यूएसएस रेलवे वाज कंप्लीटेड। सो इस टाइम पीरियड के दौरान यूएसए में जो रेलवेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जो रेलवे लाइंस बन रहा था, वो कंप्लीट होता है, एंड कनाडाज रेलवे वाज कंप्लीटेड बाय 1885 सेंचुरी। एंड इस टाइम पीरियड के दौरान कनाडा में भी रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन होता है। सो इस तरीके से गोल्ड रश की वजह से नॉर्थ अमेरिका में रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन होता है। Now the second point is the gold rush and the growth of industries। यानी कि गोल्ड रश की वजह से किस तरीके से नॉर्थ अमेरिका में इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होता है। सो द गोल्ड रश लेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका। यानी कि जिस तरीके से गोल्ड रश की वजह से रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन हुआ, सेम उसी तरीके से गोल्ड रश की वजह से नॉर्थ अमेरिका में इंडस्ट्रीज का भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। Both in the USA and Canada, factories multiplied and industrial towns grew। यानी कि USA and Canada दोनों ही जगह पे जो फैक्ट्रीज का नंबर था वो मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि फैक्ट्रीज का जो नंबर था वो दुगना हो गया, एंड साथ ही साथ इन दोनों कंट्री में जो इंडस्ट्रियल टाउन्स थे वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगे। सो यूएसएस इकोनॉमी वाज एन अनडेवलप्ड इकोनॉमी इन 1860 सेंचुरी, बट इन 1890 सेंचुरी इट वाज वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। यानी कि इस टाइम पीरियड के दौरान यूएसए का जो इकोनॉमी था वो एक अनडेवलप्ड इकोनॉमी था,
बट 1890 सेंचुरी होते होते यूएसए का जो इकोनॉमी था वो डेवलप्ड होने लगा एंड यूएसए लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर बन गया पूरे वर्ल्ड में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है द गोल्ड रश एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि गोल्ड रश की वजह से किस तरीके से नॉर्थ अमेरिका में एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होता है। सो एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड ऑन अ लार्ज स्केल बिकॉज ऑफ गोल्ड रश। सो गोल्ड रश की वजह से एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है। लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वर क्लियर्ड एंड वर डिवाइडेड इनटू फार्म्स। सो नॉर्थ अमेरिका में जो बड़े बड़े फॉरेस्ट के एरियाज थे उन सारे एरियाज को क्लियर किया गया एंड उन सारे एरियाज को फार्म्स में डिवाइड किया गया एंड उन सारे फार्म्स में एग्रीकल्चर किया गया, एग्रीकल्चर का ग्रोथ हुआ। सो इस तरीके से गोल्ड रश की वजह से हमें एग्रीकल्चर में भी एक्सपेंशन देखने को मिला, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ देखने को मिला और हमें रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिला। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 13 इज कंप्लीटेड। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 40. So the question is, what steps were taken for the rights and interest of the natives in North America? यानी कि नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले जो नेटिव्स थे उनके राइट्स एंड उनके इंटरेस्ट के लिए कौन से स्टेप्स लिए गए बाय द यूरोपियन गवर्नमेंट। सो द आंसर इज Till the 1920s, nothing was done for the welfare of the natives of North America. यानी कि इस टाइम पीरियड तक नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले जो मूल निवासी थे, जो नेटिव्स थे, उनके वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं किया गया था। They had been provided neither health nor educational facilities. यानी कि उनका ना ही हेल्थ का ख्याल रखा जाता था, उनको ना ही कोई हेल्थ फैसिलिटी दिया जाता था एज अ सिटीजन ऑफ यूएसए और ना ही कोई भी एजुकेशनल फैसिलिटी दिया जाता था। बट इसके बाद से यानी कि 1920s के बाद से इन लोगों को कुछ राइट्स दिया गया, यूरोपियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए। सो द फर्स्ट स्टेप इज the Indian Reorganization Act of 1934. So after the 1920s, the Europeans felt sympathy for the natives. यानी कि 1920s के बाद से जो यूरोपियंस थे जो कि यूएसए में रहते थे उन लोगों को नेटिव्स के प्रति थोड़ा सिंपैथी महसूस हुआ, यानी कि उन लोगों को नेटिव्स के प्रति थोड़ा दया महसूस हुआ। They took several steps for their rights and interests. So इसीलिए जो यूरोपियन गवर्नमेंट था वो लोग कुछ स्टेप लेते हैं नेटिव्स के राइट्स के लिए और नेटिव्स के इंटरेस्ट के लिए। So the US government passed a landmark act in 1934 century. So इसीलिए यूएस में जो गवर्नमेंट था, जो यूरोपियन गवर्नमेंट था, वो एक लैंडमार्क एक्ट को पास करती है 1934 सेंचुरी में। This act gave natives in reservation the right to buy land and take loans. So इस एक्ट के द्वारा यूएसए में रहने वाले जो नेटिव पीपल थे उन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया, उन लोगों को राइट दिया गया कि वे लोग भी लैंड को बाय कर सकते हैं एंड वे लोग भी लोन ले सकते हैं। सो ये था पहला स्टेप। सेकंड स्टेप इज efforts to motivate natives to join mainstreams. यानी कि यूरोपियंस के द्वारा कुछ एफर्ट लगाया गया कि जो नेटिव पीपल है वे लोग मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करें। सो द यूएस गवर्नमेंट in the 1950s and 1960s thought of removing all special provision given to the natives. So इस टाइम पीरियड के दौरान जो यूएस गवर्नमेंट था उन्होंने ये सोचा कि नेटिव्स को जितना कुछ भी स्पेशल प्रोविजंस मिला है, जो कुछ भी स्पेशल राइट्स मिला है, उन सारे राइट्स को हमें रिमूव कर देना चाहिए। The government hoped that the natives could join the mainstream, that is adopt European culture. So आखिर यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों कहा कि नेटिव लोगों को जो स्पेशल प्रोविजन मिला है इस एक्ट के थ्रू उसे हमें रिमूव कर देना चाहिए। सो गवर्नमेंट ने इसीलिए ऐसा कहा क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम नेटिव लोगों से उनके स्पेशल प्रोविजन को ले लेंगे देन नेटिव लोग मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि नेटिव लोग भी यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे। बट द नेटिव्स वर अगेंस्ट दिस, बट जो नेटिव पीपल थे वे लोग यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट करना नहीं चाहते थे। So in 1954 century they prepared the Declaration of Indian Rights. So native people इस time period के दौरान एक declaration को prepare करते हैं जिसको the Declaration of Indian Rights कहा जाता है। So in this declaration, citizenship of the USA was accepted by a number of natives but on a condition that their reservation could remain as it is and government could not interfere in their tradition. यानी कि इस डिक्लेरेशन के थ्रू जो नेटिव पीपल थे वे लोग यूएसए के सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करते हैं, साथ ही साथ वे लोग कुछ कंडीशन भी रखते हैं कि रिजर्वेशन के थ्रू उन लोगों को जो राइट्स मिला है वो राइट्स उनसे नहीं छीना जाएगा, और साथ ही साथ जो यूएस गवर्नमेंट है, जो यूरोपियन गवर्नमेंट है, वे लोग उनके ट्रेडिशन में, उनके कल्चर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नाउ जो तीसरा स्टेप था जो लिया गया उन लोगों के राइट्स एंड उन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करने के लिए, वो था द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1982. सो इन 1969 सेंचुरी द कैनेडियन गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज अब ओरिजिनल राइट्स ऑफ द नेटिव्स इन कनाडा. सो इस टाइम पीरियड के दौरान जो कैनेडियन गवर्नमेंट था, कनाडा में जो यूरोपियन गवर्नमेंट था, वे लोग अब ओरिजिनल के राइट्स को रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहता था. यानी कि जो नेटिव पीपल थे, उन लोगों का जो राइट्स था कनाडा में, उसको वो लोग रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहते थे. द नेटिव स्ट्रांगली अपोज दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. सो जो नेटिव पीपल थे जो कनाडा में रहते थे, वे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपोज करते हैं इस डिसीजन को जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने लिया था. दे हेल्ड अ नंबर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन एंड डिबेट्स. यानी कि नेटिव पीपल बहुत ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं एंड डिबेट्स वगैरह करते हैं. Compiled by the circumstances, the government in 1982 century passed the Constitution Act. So, इन सारे circumstances को देख के जो कैनेडियन गवर्नमेंट था, वे लोग 1982 सेंचुरी में कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट को पास करते हैं. So, according to this act, the existing aboriginal and treaty rights of the natives were accepted. यानी कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो अब ओरिजिनल पीपल है, यानी कि जो नेटिव पीपल है, उनके एग्जिस्टेंस को एंड उनके राइट्स को एक्सेप्ट किया जाता है. सो विद दिस ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है. सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 15. हाउ डिड द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिगिन इन ऑस्ट्रेलिया. यानी कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था उसकी शुरुआत होती है. सो द आंसर इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ऑस्ट्रेलिया बिगन विद द स्टेबलाइजमेंट ऑफ यूरोपियन कॉलोनीज. यानी कि ऑस्ट्रेलिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था उसकी शुरुआत होती है जब यूरोप के लोग अपना कॉलोनीज को स्टेबलाइज करते हैं ऑस्ट्रेलिया में. दे इंट्रोड्यूस द रेयरिंग ऑफ मैरिनो शिप, cleared forest for agricultural use and also stabilized mining industries. यानी कि जो यूरोपियंस थे वे लोग ऑस्ट्रेलिया में वास्ट शिप फार्म को स्टेबलाइज करते हैं एंड वे लोग एनिमल रियरिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं. साथ ही साथ वे लोग ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं एंड उन सारे लैंड्स को एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज करते हैं एंड साथ ही साथ वे लोग ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग इंडस्ट्रीज को भी स्टेबलाइज करते हैं. सो द यूरोपियन सेटलर्स लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ऑस्ट्रेलिया. सो जिस तरीके से यूरोपियंस ने नॉर्थ अमेरिका में इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया था, सेम उसी तरीके से यूरोपियंस ने ऑस्ट्रेलिया में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, इन सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करके एंड इन सारी चीजों को स्टेबलाइज करके. सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 15 इज आल्सो कंप्लीटेड. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 16. व्हिच टू फैक्ट्स हैव बीन रिवील्ड फ्रॉम द मूवमेंट्स लॉन्च्ड बाय सम ग्रुप्स ऑफ पीपल इन ऑस्ट्रेलिया. यानी कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो कुछ नेटिव पीपल के ग्रुप्स थे, जब उन्होंने कुछ मूवमेंट्स को लॉन्च किया था, कुछ एगिटेशंस किया था, कुछ विद्रोह किया था, सो उसकी वजह से हमें कौन से दो फैक्ट्स या फिर कौन से दो डिसीजन के बारे में पता लगा. सो द आंसर इज फर्स्ट पॉइंट, द नेटिव्स हैड स्ट्रांग हिस्टोरिक बॉन्ड्स विद द लैंड्स. यानी कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो नेटिव पीपल थे, जो अब ओरिजिनल थे, उनका अपने लैंड के साथ में एक बहुत ही हिस्टोरिक बॉन्ड है, एक बहुत ही ऐतिहासिक बॉन्ड है. एंड द सेकंड फैक्ट और द सेकंड पॉइंट इज injustice had been done to children in an attempt to keep white and non-white people away from each other. So basically ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो मिक्स्ड ब्लड के चिल्ड्रन थे, उन लोगों के साथ यूरोपियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया जाता था, उन लोगों को टॉर्चर किया जाता था. सो जो यूरोपियन गवर्नमेंट है, जब उन लोगों को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि वे लोग कितना ज़्यादा गलत कर रहे हैं, सो वे लोग पब्लिक एपोलॉजी करते हैं, यानी कि सबके सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं एंड माफ़ी मांगते हैं एंड साथ ही साथ ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि इन चिल्ड्रंस के साथ जो कुछ भी इनजस्टिस हुआ है वो बेसिकली इसीलिए हुआ है क्योंकि हम लोग व्हाइट एंड नॉन व्हाइट पीपल को एक दूसरे से दूर रखना चाहते थे, यानी कि यूरोपियंस एंड नेटिव पीपल को एक दूसरे से दूर रखना चाहते थे. सो इसीलिए इन लोगों के बच्चे के साथ हम लोग इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे. सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल्सो कंप्लीटेड. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस chapter, which is question number 17. What was the Great Australian Silence and how did it help to revive culture and tradition of the natives of Australia? यानी कि the Great Australian Silence क्या है and Great Australian Silence ने किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के नेटिव पीपल का जो कल्चर था, जो ट्रेडिशन था, उसको रिवाइव यानी कि उसको पुनर्जागृत करने में हेल्प किया. So the answer is The Great Australian Silence was a lecture delivered by an anthropologist W.E.H. Steiner in 1968.
सो द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस बेसिकली एक लेक्चर था जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था जिनका नाम था W.E.H. स्टेनर इन 1968 सेंचुरी. This was the silence of historians about the origins, the native people of Australia. So इस लेक्चर के थ्रू बेसिकली स्टेनर ने जो हिस्टोरियंस थे उनके साइलेंस की तरफ इशारा किया था कि जो हिस्टोरियंस है वे लोग क्यों मौन है, क्यों साइलेंट है जब बात अब ऑरिजिन्स की आती है, यानी कि जब बात ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले नेटिव पीपल के बारे में आती है. हिस्टोरियंस आखिर नेटिव पीपल के बारे में क्यों नहीं लिखते हैं. इट इलेक्ट्रीफाइड पीपल, यानी कि ये जो लेक्चर था इस लेक्चर ने बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रीफाइड किया था, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक्साइटेड फील करवाया था, एनर्जेटिक फील करवाया था. From the 1970s, there was an eagerness to understand the natives. So basically इसी लेक्चर की वजह से 1970s के बाद से जो यूरोपियन पीपल है उन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा एगरनेस होने लगा, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ने लगा, या फिर आप कह सकते हैं कि वे लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक हुए कि वे लोग नेटिव्स को समझे, नेटिव के कल्चर को समझे. नेटिव्स वर सीन एज कम्युनिटीज विथ डिस्टिंक्ट कल्चर्स एंड यूनिक वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट एंड नेचर, यानी कि नेटिव पीपल को ऐसे कम्युनिटीज के रूप में देखा जाने लगा जिन लोगों का अलग अलग कल्चर होता था एंड जिन लोगों के पास एक यूनिक तरीका होता था कि वे लोग क्लाइमेट को एंड नेचर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते थे. Now they were to be considered as such a community which had a great bodies of stories, textile and painting and carving skill, यानी कि नेटिव पीपल को एक ऐसे कम्युनिटी के मेंबर के रूप में कंसिडर किया जाता था जिन कम्युनिटीज का एक ग्रेट स्टोरीज है, जिन कम्युनिटी के लोगों को टेक्सटाइल, पेंटिंग एंड कार्विंग स्किल आता है. These bodies of theirs should be understood, recorded and respected. So यूरोपियंस का अब जो नजरिया था वो चेंज हो गया नेटिव पीपल को देखने का, एंड अब यूरोपियंस चाहते हैं कि नेटिव पीपल का ये जो कल्चर है, ये जो ट्रेडिशन है एंड ये सारी जो स्किल है, इन सारी चीज़ों को हमें रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हमें समझना चाहिए एंड इन सारी चीज़ों को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. एंड साथ ही साथ बाद में और एक बहुत ही फेमस इंडिविजुअल थे जिनका नाम था हेनरी रेनॉल्ड. सो उन्होंने भी एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था व्हाई वेरेंट वी टोल्ड. So through this book, Henry Reynolds condemned the practice of writing Australian history as though it had started with the advent of Captain Cook in Australia. यानी कि इस बुक के थ्रू हेनरी रेनॉल्ड ने भी यही कहा है कि हिस्टोरियंस को ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री को लिखना चाहिए क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया का हिस्ट्री उसी टाइम से पता है जिस टाइम में कैप्टन कुक ने इसको डिस्कवर किया है. बट कैप्टन कुक की डिस्कवरी से पहले भी ऑस्ट्रेलिया का कुछ ना कुछ तो इतिहास रहा होगा. सो उस इतिहास के बारे में हिस्टोरियंस को लिखना चाहिए. नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द स्टडी ऑफ नेटिव कल्चर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो नेटिव पीपल थे एंड उनका जो कल्चर था उसको किस तरीके से स्टडी किया जाता है. सो आफ्टर दैट स्पेशल डिपार्टमेंट्स वेर क्रिएटेड इन यूनिवर्सिटीज टू स्टडी द कल्चर ऑफ नेटिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इन सब के बाद से यूनिवर्सिटीज में एक स्पेशल डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया ताकि उस डिपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले नेटिव पीपल के कल्चर को स्टडी किया जाए. And galleries of native art have been included in art galleries. And ऑस्ट्रेलिया में जितने भी आर्ट गैलरीज थे उन सारे आर्ट गैलरीज में नेटिव पीपल के आर्ट को भी इंक्लूड किया गया. नेटिव ऑल्सो स्टार्टेड टू राइट देयर ओन लाइफ हिस्ट्रीज, यानी कि नेटिव पीपल को ये इंस्पायर किया गया कि आप लोग अपने लाइफ के हिस्ट्रीज को खुद लिखे. सो इट वाज अ वंडरफुल एफर्ट. सो ये एक बहुत ही शानदार एफर्ट था. एंड फ्रॉम 1974 सेंचुरी ऑनवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया हैज अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म. सो इस टाइम पीरियड के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने मल्टीकल्चरलिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया. सो दिस पॉलिसी गेव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द कल्चर्स इंक्लूडिंग द कल्चर्स ऑफ द नेटिव्स. सो इस पॉलिसी ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जितने भी पीपल थे एंड उनका जितना भी कल्चर था उन सारे ही कल्चर को इक्वल रिस्पेक्ट दिया. एंड साथ ही साथ जो नेटिव पीपल थे एंड उनका जो कल्चर था उनके कल्चर को भी इक्वल रिस्पेक्ट दिया जितना कि यूरोपियंस के कल्चर को दिया जाता है. सो विद दिस हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको सारे ही क्वेश्चन के आंसर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे. सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माई
video and share my video with your friends and classmates. And अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है then प्लीज फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लीजिएगा. साथ ही साथ अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना है then चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं. एंड उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा. So now see you all soon in my next video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel, and thanks for watching my video.